वर्षा पूछिए सर, कब तक खत्म होगा? वर्षा बेटा ऑडियो ऑन कीजिएगा। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। वर्षा ऑडियो ऑन करना बेटा। गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून श्रेया। कहाँ गई वर्षा? वर्षा बोर हो गई ऐसा है क्या? वर्षा बोर हो गए बेटा? सर बहुत लंबा चला गया चैप्टर सर, अब ना हो पा रहा है, ऐसा है क्या वर्षा? सर मेरे बैकग्राउंड में आवाज बहुत है। वर्षा नहीं नहीं, सच सच बोलो, देखो सच सच बोलो, सच बोलना होता है यार, ऐसे नहीं। हाँ सर, वैसे ऑर्गेनिक भी बोरिंग सी लगने लगी, ऑर्गेनिक की तरह ऑर्गेनिक बोरिंग लगने लगी, ऐसा है क्या? मुझे। अच्छा ऐसे, ओके ठीक है। अच्छा पहले अच्छी लगती थी ऐसा है, अब बोरिंग लगने हाँ, लगी? जब तक नहीं पढ़ी थी तब तक क्रेज था। अरे वाह, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो मजा आएगा, पूरी एक बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। मतलब 11th में भी अच्छी लगती थी ऑर्गेनिक तो मुझे। अच्छा 11th में अच्छी थी, 12th में अच्छी नहीं लग रही है? अब थक गए पढ़ते पढ़ते। चलो ठीक है, ओके समझ सकता हूँ मैं। देखो एक चीज़ है ऑर्गेनिक के बारे में, बहुत मतलब बहुत अच्छी और बहुत बुरी दोनों चीज़ें ये, ठीक है। ऑर्गेनिक के साथ ऐसा है ना, मतलब मेरा अपना फीलिंग है, मैंने इसको हमेशा देखा है। अगर आप ऑर्गेनिक के साथ शुरू से बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना लोगे, मतलब ऐसा है कि जो एकदम बिल्कुल स्टार्ट के पार्ट होते हैं, जीओसी, नोमेनक्लेचर, हाइड्रोकार्बन्स, अगर इनके साथ आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई, स्पेशली जीओसी, अगर आप इनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई तो आपको ऑर्गेनिक में कभी समस्या नहीं होगी। कभी आपको बोरिंग नहीं लगेगा, कभी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये परेशान करने वाला है, इसमें बोर हो रहे हैं या इरिटेट हो रहे हैं, पता नहीं क्या ही हो रहा है, जादू हो रहा है, ये चीज़ कभी नहीं लगेगा। लेकिन अगर आपने इसको रटने का कोशिश किया, रटने का मीन्स बस रिएक्शंस दे दे के याद कर लिया और इसके फील नहीं कर पाए, इसके साथ बॉन्डिंग नहीं बन पाई, तो लिटरली बहुत बड़ी समस्या है ये। क्योंकि ये एक ऐसी पार्ट, ये पूरा केमिस्ट्री का एक ऐसा पार्ट है ना, पूरे मतलब आप पूरे क्लास, आप बोल लो 11th और 12th में एक ऐसा सेक्शन है ऑर्गेनिक, जो पूरा का पूरा चैप्टर, मतलब जितने चैप्टर्स हैं ना वो सारे एक साथ चलते हैं, सारे एक साथ ही चलते हैं, ठीक है। इसमें ऐसा कभी नहीं होता कि आपका ये चैप्टर अलग, ये चैप्टर, अभी पढ़ाने के लिए हम पढ़ाते जरूर हैं ये चैप्टर्स अलग 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 अलग, लेकिन अब जब नीट के जेई के क्वेश्चंस अगर आप देखिएगा तो आपको दिखेगा क्या कि यार ये तो कहीं कभी हाइड्रोकार्बन का कॉन्सेप्ट, कभी जीओसी का, कभी कार्बोक्सिलिक का, कभी अमीन्स का, ये सारे कॉन्सेप्ट एक साथ अप्लाई करके दे दिया जाता है। तो एक्चुअल में इसका जो प्रेजेंटेशन है वो प्रेजेंटेशन ऐसा है कि पूरी ऑर्गेनिक कहीं ना कहीं एक साथ ही चल रही होती है। तो ये सबसे बड़ी मतलब समस्या भी है और समाधान भी है, दोनों ही चीजें ये, दोनों ही। अगर आपको फील आती है तो बहुत मजा आएगा सबको एक साथ लेके चलने में। मतलब हाइड्रोकार्बन्स का भी रिएक्शन, जैसे देखो मैंने बताया था, मैंने जब अपन पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था ना, देखो वो जो रिएक्शन थी, जैसे अल्कीन्स में वाटर का एडिशन होना, कैटलाइज एसिड कैटलाइज हाइड्रेशन जो है वो कहाँ गई थी आपके पास? एक्चुअल में रिएक्शन जो थी वो कहाँ से आई थी? तो रिएक्शन ऑफ एल्कीन था, प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल में पढ़ लिए। PCl3 PCl5 ये सारे वाले जो थे ये प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल का था, सॉरी प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल लेड था, आपने इसको कहाँ पढ़ लिया? तो रिएक्शन ऑफ एल्कोहल में पढ़ लिया, ठीक है। तो इस तरह से देखोगे ना तो ये सारे रिएक्शंस कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए दिखेंगे आपको। तो ऑर्गेनिक के साथ यही अच्छी चीज है कि अगर आप इसको फील कर पाए, स्टार्ट के पार्ट को अगर आपने अच्छा रख लिया तो आपको भविष्य में कभी कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन अगर आपके स्टार्ट के पार्ट में समस्या है तो फिर समस्या होगी ऑर्गेनिक में, क्योंकि ऑर्गेनिक ऐसी ही है। मतलब इसीलिए बोलते हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। मैं तो हमेशा बोलता हूँ यार कि अगर आपको अपनी ऑर्गेनिक अच्छी करनी है तो आपको जीओसी पे कमांड रखना होगा, बिल्कुल ऐसे कि हाँ मतलब जीओसी तो हमको सर कैसे भी दे दो हम खाड़ देंगे जीओसी। तो जिनको जीओसी बहुत अच्छे से फील आती है ना, उनको बहुत बार ऐसा भी होगा जो रिएक्शंस मैं आपको लिखवाता हूँ, जो आपको याद करने के लिए बोला गया है, वो बिना याद किए आप सॉल्व कर सकते हो, उनको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जीओसी से ना उनके कॉन्सेप्ट आ जाते हैं। जैसे कल मैंने बता रहा था एग्जाम्पल, एसिडिटी का ट्रेंड बता रहा था कि अल्कोहल की एसिडिटी कैसे चेक करते हैं। तो अगर आपको जीओसी अगर आप पढ़ोगे तो उसमें होगा क्या कि वो पूरा का पूरा आपने पढ़ा होगा डेफिनेटली कि पूरे के पूरे एसिडिक ट्रेंड कैसे डिफाइन करते हैं, इसका पूरा एक सीक्वेंस ही होता है। उस सीक्वेंस से आप पूरा ही बता पाओगे कि भैया इसकी एसिडिटी, अब वहां पे जरूरी नहीं है कि अल्कोहल हो, वहां पे कोई भी कंपाउंड दे देगा तो सारा एक लपेटे में आ जाएगा, एक बार में सारा आ जाएगा, बार बार क्यों याद करें, एक बार में सारे को लपेट लिया आपने, ठीक है। तो ये जो चीजें है ना ये थोड़ी सी मतलब आपको सोच के चलनी होगी, थोड़ा सा बेसिक लेके चलना होगा। इसीलिए यूजुअली ऐसा होता है
मतलब थोड़ा 2 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा हूँ मैं। यूजुअली ऐसा होता है कि आप जब किसी जगह देखिएगा जहाँ पे स्पेशली एडवांस की तैयारी कराई जाती है, स्पेशली एडवांस वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ, कि वहाँ पे ये एनसीईआरटी पैटर्न को नहीं फॉलो करके वहाँ पे थोड़ा सा अलग पैटर्न फॉलो किया जाता है। वहाँ पे कुछ अलग पैटर्न इस तरह से होता है कि आपको नॉमेनक्लेचर, जीओसी और आइसोमरिज्म, ये तीनों जो पार्ट हैं, इन तीनों पार्ट को बिल्कुल अलग पहले स्टार्ट में पढ़ाया जाता है और पूरे डेप्थ में पढ़ाया जाता है। जितने रिएक्शंस आपको अभी देखने को मिल रहे हैं उसमें से बहुत सारी चीजें आपको वहां पे एडअप होके आ जाएंगी, ठीक है। उसके बाद फिर काफी डेप्थ में पढ़ाया जाता है हाइड्रोकार्बन्स को। मतलब ये 4 चैप्टर ही ऐसे हो जाते हैं जो कि आपके रिमेनिंग सारे चैप्टर्स में हेल्प करने के काम आ जाते हैं। इनको चारों को डेप्थ में पढ़ लिया। इसके बाद क्या किया कि जिसके बाद जितने चैप्टर्स आ रहे हैं, चाहे अल्कोहल हो, एल्डिहाइड कीटोन हो, उसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हो, अमीन्स हो, कार्बोक्सिलिक एसिड हो, इन सब में बस इनके स्पेसिफिक रिएक्शंस या इनके स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज बस उतना पढ़ने के लिए छोड़ा जाता है। बाकी ये सारे जो पार्ट हैं, वो सारे पार्ट जब उस समय हाइड्रोकार्बन्स पढ़ते हैं तो हाइड्रोकार्बन्स में ही एक बीच में एक टर्म आ जाता है, दैट इज मैकेनिज्म वाली पार्ट। उस मैकेनिज्म वाले पार्ट में पूरी कहानी लपेट दी जाती है, जितना मैक्स टू मैक्स कहानी को लपेटा जा सकता है। तो नो डाउट वो तरीका थोड़ा लंबा है, थोड़ा लेंदी है, थोड़ा परेशान करने वाला है, लेकिन मेरे ओपिनियन में वो बेस्ट तरीका होता है। अगर आप उस तरीके से कभी पढ़िएगा तो वो तरीका बड़ा मजा आता है। लेकिन हाँ, नीट पर्सपेक्टिव से मैं उसको उतना सही मैं भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि नीट पर्सपेक्टिव से नीट इज लाइक कि पार्ट बाई पार्ट लेके चलता है, वो सारी चीजों को एक ही बार कंबाइन करके लेके नहीं चलता है। तो नीट इज फाइव, ओके ओके ठीक है, जैसे जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं चैप्टर बाई चैप्टर, चैप्टर बाई चैप्टर और सारे रिएक्शंस। लेकिन हाँ, अगर आपको फील लाना है, अगर आपको एडवांस वाले जो लोग होते हैं उनके लिए वो जरूरी होता है कि थोड़ा सा सबको एक साथ लेके चले, ठीक है। तो इसलिए थोड़ी ऑर्गेनिक में समस्या होती है, मैं समझ सकता हूँ। और रही बात मैकेनिज्म की, तो मतलब मैं भी थोड़ा ट्राई करता हूँ कि जो आपके काम की मैकेनिज्म है उसे ही पढ़ाई जाए, जो आपके काम की मैकेनिज्म नहीं है उसको अवॉइड किया जाए। मैं खुद भी ट्राई करता हूँ इस चीज़ को, ताकि आप परेशान ना होइए। लेकिन बेटा एक चीज़ तो है कि आपको रिएक्शंस तो याद करने पड़ेंगे यार, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब रिएक्शंस तो आपको याद रखने पड़ेंगे, भैया इसमें ये डाला तो ये बनेगा, ये डाला तो ये बनेगा, इस तरीके से होगा, उस तरीके से होगा, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। अगर आपको याद करने में समस्या होती है तो मैं आपको एक सजेशन जरूर दे सकता हूँ कि जब आपके पास ऑर्गेनिक थोड़ी सी और आगे चली जाती है, ठीक है, मतलब आई मीन्स जब अपन पढ़ रहे होंगे, तो आप इसको एक काम करना, एक चार्ट पेपर पे ये सारे रिएक्शंस बना लेना, ठीक है। और सारे रिएक्शंस को चार्ट पेपर बना के अपने घर में, मतलब जहाँ पे भी आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे चिपका दो। तो उसका आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा जब वैसे आप कर दोगे तो। जस्ट मिनट। हाँ, उसका आपको फायदा डेफिनेटली मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि उसको याद करो बार बार, ऐसा नहीं बोला मैं। बस आपको करना इतना सा है कि बस उसको देखते रहना, जब भी आप कुछ भी पढ़ाई कर रहे हो, आ रहे हो जा रहे हो रूम में से, बस उसको एक बार एक नजर डाल लो उसके ऊपर। तो एक नजर भी डालोगे तो आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाएगा वो। और धीरे 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 करके वो सारे रिएक्शंस आपको याद हो जाएंगे। तो बेसिक फंडा ये है कि आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़े रिएक्शंस याद करने पड़ेंगे। और रहा बात कब खत्म होगा ऑर्गेनिक, अगर कोई ऐसा सोचता है तो बेटा आपका लगभग फिजिकल खत्म हो चुका है। इनऑर्गेनिक का वन ऑफ द मेजर चैप्टर खत्म हो चुका है, दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो अब जितने आपके पास जो चैप्टर बचे हैं, एक्चुअल में आपके पास जितने चैप्टर बचे हैं, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे वो इनऑर्गेनिक हो, वो रट्टा मारने वाले बचे हैं। लिटरल में आपको जो सच है वो मैं आपको बता रहा हूँ। पी ब्लॉक हुआ, या जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको डेफिनेटली पता है ये, कि पी ब्लॉक या लास्ट के जो भी चैप्टर्स हैं वो सारे रट्टा मारने वाले चैप्टर्स हैं। मैक्सिमम रट्टा मारने वाला है, समझने वाली चीजें बहुत कम बची हैं। समझने वाला चैप्टर इज लाइक कि जो आपने पढ़ा था, सॉल्यूशंस पढ़ा है, उसके बाद आपने सॉलिड स्टेट पढ़ा है, ये जो चैप्टर्स थे वो समझने वाले थे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो थोड़ा समझने वाला है, बाकी तो रट्टा मारने वाला चैप्टर ही है। चलो ठीक है, एनीवेज। तो लास्ट क्लास में हम कहाँ थे? लास्ट क्लास में हम पढ़, हेलो मान्या, लास्ट क्लास में बेटा हम पढ़ रहे थे प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल्स के बारे में। मैंने 3 मेथड आपको बता दिया था, लास्ट मैंने मेथड आपको छोड़ दिया था, दैट इज प्रिपरेशन बाय क्यूमीन, ठीक है। तो अपन फटाफट उस पर आते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जस्ट अ मिनट। हाँ, यहाँ तक पढ़ लिए थे, प्रिपरेशन बाय डाइजोनियम सॉल्ट पढ़ लिए थे। यहाँ तक में, यहाँ तक अपना काम हो गया था, अब इसके अपन आगे आने वाले हैं, ठीक है। जस्ट अ मिनट, हाँ जी। तो यहां तक हम पढ़ चुके थे, अब इसके नेक्स्ट आने वाले हैं, दैट इज प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। जस्ट अ मिनट, क्या हो गया भाई, हैंग क्यों कर रहा है? हाँ ठीक है, ओके। तो अपन फोर्थ मेथड पे आते हैं।
प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन। तो पहले तो जानिए भैया ये क्यूमीन क्या चीज है, ठीक है। तो देखो ये जो सुंदर सा कंपाउंड अभी मैं बनाने वाला हूँ इसी को क्यूमीन बोलते हैं। आपको मैंने स्टार्ट में भी टाइप्स ऑफ फिनॉल्स जो था उसमें लिखवाया था, अगर आप गलती से ध्यान दिए होंगे तो। बहुत सारे जो फिनॉल्स के नाम मैंने बताए थे, क्रिजोल, ये सब जो बताया था, उस समय मैंने बताया था कि क्यूमीन क्या चीज है, ठीक है। उसमें एक टेबल में लिखा हुआ था, दिस इज क्यूमीन, ठीक है। कुछ नहीं है, आपके पास फिनॉल के ऊपर लगा हुआ आइसोप्रोपाइल ग्रुप, उसी को अपन क्या बोलते हैं, क्यूमीन बोलते हैं, ठीक है। बोलता क्या है कि भैया अगर आपको इससे फिनॉल बनाना है तो आपको करना ये होगा, एक सिंपल सा रिएक्शन है, वो रिएक्शन आपको करना होगा, और रिएक्शन कुछ इस तरीके का है। इसमें डाल दिए ऑक्सीजन गैस पहले फर्स्ट स्टेप में, और उसके बाद आप क्या कर दीजिए, इसको हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ठीक है। H+ के साथ H2O के साथ इसको हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, ठीक है। मतलब एसिडिक मीडियम में वाटर डाल के इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए। ये भाई साहब जो हैं ये आपको आराम से फिनॉल दे देंगे, ठीक है। जस्ट मिनट, हाँ जी। तो यहां से आपको मिल जाएगा फिनॉल, ठीक है। इस फिनॉल के साथ लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एक बाई प्रोडक्ट बनता है, जो एक्चुअल में दिखता तो है बाई प्रोडक्ट लेकिन होते बड़ी काम की चीज है, ठीक है। ये आपके पास बनता है CH3CO CH3 क्या बोलते हैं भैया इसको, एसीटोन। क्या यूज होता है, नेल पेंट रिमूवर, ठीक है। तो इसके साथ आपको क्या होता है, जैसे ही ये काम करते हैं तो इसमें एक बनता है, एक तो पहले बन जाता है फिनॉल और साथ में क्या बन जाता है, एसीटोन, ठीक है। तो इसका जो बाई प्रोडक्ट भी है वो बड़े काम की चीज है इस रिएक्शन में। ये आपका हो गया प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन, ठीक है। मैं थोड़ा सा सर, प्रिपरेशन फ्रॉम क्यूमीन लिखा है बेटा, क्यूमीन, CUMENE, ठीक है। हाँ, चलिए। तो इसका मैं थोड़ा सा आपको मैकेनिज्म बता देता हूँ, ठीक है। ज्यादा परेशान नहीं होना, एनसीईआरटी में बिल्कुल भी इसका मैकेनिज्म नहीं है, बट हाँ हो सकता है कि कभी जिंदगी में इसका काम आ जाए, तो इसलिए मैकेनिज्म में इसका थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो ध्यान देना क्या होता है। एनसीईआरटी बोर्ड्स के पर्सपेक्टिव से बिल्कुल किसी काम का नहीं है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसमें जैसे ही डाला गया ऑक्सीजन को, इसमें जैसे ही डाला गया O2 को, तो ये भाई साहब क्या होते हैं, ये O2 भाई साहब जो है ये बड़े अलग तरीके से यहाँ पे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। सलोनी बोलिए प्रीवियस स्लाइड, लो बेटा प्रीवियस स्लाइड दिखा दिया, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें जैसे ही O2 को डाला जाता है, ये O2 क्या करता है, ये कुछ इस तरह की चीज बना लेता है। इसमें जैसे ही O2 डालते हैं तो कुछ इस तरह का एक चीज बन जाता है, ठीक है। ठीक है, ये जो यहाँ पे जो आपके कार्बन था, इस कार्बन के साथ दो ऑक्सीजन लग गया, दिस इज परऑक्साइड लिंकेज। ये आपको ध्यान रखना होगा, ये कौन सा लिंकेज होता है, परऑक्साइड लिंकेज होता है। हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है हादिया, ठीक है। ये परऑक्साइड लिंकेज बन जाता है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, ठीक है। देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि इसमें डाला जाता है आपको H+, मैंने हाइड्रोलिसिस कराया है तो यहाँ H+ डालते हैं। जैसे ही यहाँ H+ डालते हैं, देखो यहाँ H+ डालने के बाद एक बड़ा जबरदस्त तरह का रीअरेंजमेंट होता है। वो रीअरेंजमेंट आपके सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बट उसका रिजल्ट आपको देखना है, ठीक है। तो यहाँ जैसे ही H+ डालते हैं, H+ डालने के बाद एक खतरनाक रीअरेंजमेंट होता है, उस खतरनाक रीअरेंजमेंट को ध्यान देना। ये जैसे ही ये जो H+ डाला गया, ये क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस H+ पे अटैक कर देता है, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, H2O+ बन जाएगा। बना लो भैया, कोई समस्या नहीं है, अपने को बना लिया, ठीक है। अब देखो होता क्या है, होता कुछ इस तरीके का है
यहाँ इस चीज को बड़ा ध्यान देना, बड़े गौर से। होता कुछ इस तरीके का है कि ये वाला जो बॉन्ड है ये इधर टूट जाता है और यहाँ से H2O बाहर आता है, और जैसे ही वहां से H2O बाहर जाता है, ये जो पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप है ये शिफ्ट होकर इस ऑक्सीजन पे पहुंच जाता है। ध्यान देना, ये H2O बाहर जाता है और ये पूरा का पूरा फिनाइल ग्रुप है ये ऑक्सीजन पे पहुंच जाता है। तो जैसे ही ये ऑक्सीजन पे पहुंचता है, आगे की कहानी कुछ इस तरह की बन जाती है। ये आपके बोर्ड पर्सपेक्टिव से बिल्कुल ही किसी काम का नहीं है, बोर्ड वाले बिल्कुल भी गलती से इसको नहीं देंगे, ये ध्यान रखना, ठीक है। चूंकि यहां से फिनाइल छोड़ के गया है तो यहां आ जाता है पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ जो पॉजिटिव आया था उस पॉजिटिव की वजह अब यहाँ पे क्या लगने वाला है, फिनाइल लगने वाला, तो यहाँ पे लगा लिया फिनाइल। चलेगा। मुझे फटाफट बताओ किसको किसको यहां तक में समस्या है, कोई चीज है जो समझ में नहीं आई है। ये पूरा फिनाइल उठा, इस ऑक्सीजन पे चला गया, यहाँ से वाटर बाहर हो गया, डन है। और साथ में यहाँ से वाटर बाहर हो गया, वाटर कोई काम की चीज नहीं है तो अपने को लिखने की उतनी ज्यादा जरूरत नहीं, चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है कि अब इसमें फिर से वाटर का अटैक होता है। अब ये वाटर का फिर से अटैक हुआ भैया, ये वाटर कहाँ अटैक किया, इस जगह पे अटैक किया, क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन है तो उस जगह पे अटैक किया। जैसे ही इस जगह पे अटैक किया तो देखो आपके पास कहानी कैसी बन गई। देखो ये मैं मान रहा हूं कि थोड़ा परेशान करने वाला है, नो डाउट, थोड़ी परेशान करने वाली चीज है। ठीक है, और इस पे आ गया आपके पास पॉजिटिव, इस वाटर पे क्या आ गया, पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो ये पॉजिटिव आने के बाद अब यहाँ पे बहुत बहुत अलग अलग तरीके के रीअरेंजमेंट्स होते हैं। कैसे रीअरेंजमेंट होता है, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन क्या होता है, निकलता है और ये शिफ्ट होके चला जाता है इसके ऊपर, ठीक है। एट द सेम टाइम जैसे ही ये इसके ऊपर जाता है, ये वाला जो बॉन्ड है, ध्यान देना, ये वाला जो बॉन्ड है वो इस साइड टूट रहा होता है, ये बॉन्ड इधर टूटता है, ये हाइड्रोजन इसके ऊपर चला जाता है, और जो दूसरा हाइड्रोजन है वो H+ के फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाता है, और ऑक्सीजन का जो निगेटिव है वो अंदर चला जाता है, ठीक है। तो आपको इतना नहीं सोचना है, आप ऐसे समझ लो बस, ठीक है, कि ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन उठा, ये यहाँ पे चला गया, यहाँ से ये H+ के फॉर्म में निकला, तो ये बस OH बचा, ये ध्यान रखना, सिर्फ OH बचा है, ठीक है, सिर्फ OH बचा है, क्योंकि ये पॉजिटिव निकल के यहाँ से पॉजिटिव लेके यहाँ से बाहर निकल गया, तो OH बचा हुआ है, ठीक है। ये यहाँ जा चुका है और यहाँ पे चला गया, तो ये क्या बन गया, और ये वाला जो बॉन्ड है ये इस साइड टूटा है, ये वाला जो बॉन्ड है ये अंदर साइड टूटा है, तो यहाँ का बन गया अपने पास OH बन गया, ठीक है। ये जो है अब सिंगल बॉन्ड से लगा हुआ आपको OH है, O और सिंगल H है, और ये कार्बन का भी है, कार्बन पे पॉजिटिव और इस पे न्यूट्रल है। तो होता क्या है कि उसके बाद जस्ट फटाफट ये क्या होता है कि ऑक्सीजन पर से लोन पेयर अंदर चला जाता है और डबल बॉन्ड बन जाता है। उतना आपको ध्यान नहीं रखना, आप सिंपल सा ध्यान रखो, ये कहानी के बाद सिंपल एक रीअरेंजमेंट होता है, और रीअरेंजमेंट देने के बाद ये कहानी कुछ इस तरीके से हो जाती है। यहाँ पे आ गया OH, और भैया ये वाली जो चीज थी ये बन गई है कुछ इस तरीके की, दैट इज O, ठीक है। और यहाँ पे साथ में एक बाहर निकल गया है H+, ठीक है। और चूंकि हम लोगों ने H+ को क्या लिया था, H+ को एज ए मीडियम लिया था, हमें पता है कि वो कैटलिस्ट जैसा काम कर रहा था, तो H+ आपके पास क्या आ गया, बाहर में आ गया। तो यही कहानी होती है, यही रिएक्शन होता है आपके पास क्यूमीन से बनाने का क्यूमीन से बनाने का एसीटोन, और साथ में आपका बनता है फेनॉल। मैकेनिज्म मैंने आपको समझा दी, कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं है तो फटाफट पूछ लीजिए। कोई चीज जो जादू हो गई है, सलोनी हाथ खड़ा करे, सॉरी, हाँ सलोनी बेटा बोलिए, सॉरी। सर अगेन बता दो, समझ नहीं आया। पूरी समझ में नहीं आई? नहीं। अच्छा ठीक है, मैं पूरा ही समझाता हूँ, फिर से रुक जाए, जस्ट अ मिनट, एक मिनट। देखिए सबसे पहले इसको ऑक्सीजन से रिएक्शन H2O के बाद की फॉर्मेशन फिर से बता दिए। चलो ठीक है, देखो सबसे पहले इसमें O2 डालते हैं, तो O2 से होता क्या है बेटा कि यहाँ पे एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, ठीक है। एक मिनट मैं आपको थोड़ा सा म्यूट कर दूं, हाँ देखो यहाँ पे हाइड्रोजन तो एक है, 3 डिग्री कार्बन, एक हाइड्रोजन होगा ही। ये O2 क्या करता है ना, ये कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके घुस जाता है। ये जो O2 है, ये O2 क्या होता है कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में आके घुस जाता है, ठीक है। तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच में आके घुस गया O2।
तो आपके पास ये चीज बन गई, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे इस वाले ऑक्सीजन पे H+ का अटैक होता है, क्योंकि हम लोगों ने क्या लिया था, मीडियम, देखो यहाँ ध्यान से, तो एसिडिक मीडियम हम लोगों ने लिया है, दैट इज H+ और H2O, ठीक है। तो यहाँ H+ का अटैक हो, यहाँ पे ये एक्चुअली हम कैसे बनाते हैं डायरेक्शन, हमेशा लोन पेयर टू पॉजिटिव बनाते हैं। तो ये ऑक्सीजन जो है ये H+ पे अटैक कर देता है, तो ये प्रोटोनेटेड ऑक्सीजन बन जाता है। अब चूंकि OH2+ है तो अपने को पता है कि कहीं OH2+ तो स्टेबल है नहीं, तो ये H2O बन के बाहर आ जाता है और यहाँ पे आता है पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव जैसे आता है तो यहाँ होता है फिनाइल शिफ्ट, याद करो फिनाइलिड, अगर जिन लोगों ने पढ़ा होगा 1 डिग्री 2 डिग्री शिफ्ट वाला पढ़ा होगा, मिथाइलाइड शिफ्ट, फिनाइलाइड शिफ्ट, तो उनको याद होगा कि भैया एक फिनाइलाइड शिफ्ट नाम की चीज होती है, ठीक है। तो ये बिल्कुल फिनाइलाइड शिफ्ट यहाँ पे हो जाता है, यहाँ से pH- निकल के इस ऑक्सीजन पे चला जाता है, ठीक है, और यहाँ पे बन जाता है पॉजिटिव। तो ये आपके पास कहानी हो गई कि यहाँ पे बच रह गया, इस 3 डिग्री कार्बन पे रह गया पॉजिटिव और फिनाइल पहुंच गया यहाँ पे। शुभांगी बोली सर मैंने पढ़ा है, चलो ठीक है, गुड। तो आपके पास हो गया ये फिनाइलाइड शिफ्ट और यहाँ पे पहुंच गया पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो इस पॉजिटिव के बाद क्या है कि कहानी क्या होती है, ये जब से पॉजिटिव बना तो यहाँ पे वाटर का ऑक्सीजन फिर से अटैक करता है और यहाँ लग जाता है H2O। अब चलो H2O लगा तो यहाँ पे पॉजिटिव H2O के पास, भैया पॉजिटिव स्टेबल नहीं है, तो पहले तो ऐसा समझो कि इसमें से H+ बाहर निकला, यहाँ से एक H+ को बाहर निकाल दिया, ऐसे समझ लो कि एक H+ यहाँ से बाहर आ गया, ठीक है। अब उसके बाद क्या होने वाला है, तो उसके बाद देखो कैसी कहानी है, देखो उस चीज को मैं समझाता हूँ, इस चीज को मैं थोड़ा दोबारा समझा देता हूँ। इसको मैं तोड़ के समझा रहा हूँ, एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है, किसी ने बोल दिया कि सर ये वाला लास्ट वाला स्टेप समझ में नहीं आया, तो मैं इसको फिर से दोबारा समझाता हूँ, इस चीज को ध्यान देना। मैं यहाँ फिनाइल लिख ले रहा हूँ, ठीक है, अपने ज्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, यहाँ फिनाइल लिख ले रहे हैं और यहाँ पे O और यहाँ पे H2 पे प्लस, ठीक है, यही चीज है। यहां से क्या हुआ कि पहले ये जो H2 पे प्लस है तो यहाँ से H+ को बाहर निकाल दो, पहले तो यहाँ से H+ को बाहर निकालो, तो जैसे ही यहाँ से H+ को बाहर निकालोगे तो OH2+ है, H+ बाहर निकलेगा तो आपके पास बच क्या जाएगा, तो सर आपके पास बच जाएगा OH, सिंपल OH बच जाएगा। यहाँ से H+ को मैंने बाहर निकाल दिया, H+ भैया यहाँ से बाहर चलेगा, ठीक है। क्या हो गया साक्षी बेटा, साक्षी क्या हो गया, आवाज नहीं आ रही है मेरी, साक्षी आवाज नहीं आ रही है क्या बेटा? ओ, सब तो बोल रहे हैं बेटा आ रही है, एक बार आप चेक कीजिए साक्षी, आपके साथ हो सकता है किसी को कुछ समस्या है, हो सकता है आपके साथ ईयरफोन या कुछ में समस्या हो, ठीक है। एक दो दिन में यार ये मैंने माइक मंगवा लिया, वो वाला माउथ वाला के जो आगे में ऐसे आता है वो वाला मंगवाया, बट थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। साक्षी साक्षी आई एम सेइंग टू यू, या आवाज ही आप नहीं सुन रहे हो बेटा, रुक जाओ मैं मैसेज करता हूँ, ये जस्ट अ मिनट। चलो ठीक है, तो अपने पास ये H+ बाहर निकल गया और आगे की कहानी यहाँ चेक कर लो, तो यहाँ पे भैया ये O है और O से जुड़ा हुआ यहाँ pH है, ठीक है। क्या समस्या होगा किसको, हाँ ठीक है, तो यहाँ O से जुड़ा हुआ pH। अब देखो इस चीज को ध्यान दो, एक रीअरेंजमेंट यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, उस रीअरेंजमेंट को ध्यान देना, ठीक है। देखो इस रीअरेंजमेंट को, ये रीअरेंजमेंट कुछ ऐसा है, ये वाला बॉन्ड टूटा इस साइड, ठीक है, इस पे आ गया माइनस, इस पे आ गया प्लस, ठीक है। OH वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ो, ठीक है, OH वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ो, ठीक है। इसको कैसे तोड़ो, इसको तोड़ो इनसाइड, यहां पे दे दो माइनस और यहां पे दे दो प्लस, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, अब कुछ नहीं करना अपने को, कुछ बस यहाँ फाइनल काम हो गया, ये माइनस ये प्लस, ये प्लस ये माइनस, इस हाइड्रोजन को ले आके इससे चिपका दो और इस माइनस प्लस के बीच में डबल बॉन्ड बना दो, खेल खत्म। तो जैसे ही आप माइनस प्लस के बीच में डबल बॉन्ड बनाओगे तो आपके पास कहानी कैसी बन गई, फाइनली आपके पास कहानी बन गई इस तरीके से, ये ऑक्सीजन का माइनस और इसका प्लस कार्बन का ऐसे बन गया, और साथ में ये H+ जो था ये यहाँ पे आगे जाके चिपक गया, तो ये क्या बन गया pH, और ऊपर में क्या हो गया OH आ गया। चलेगा? कोई ऐसा है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया, कोई ऐसा है जिसको अभी भी समझ में नहीं आया तो फटाफट बताओ। हाँ जी, जनता क्लियर है ये, ठीक है। तो ये आपके पास मैकेनिज्म होता है क्यूमीन से बनाने का,
क्यूमीन से बनाने का आपको फिनॉल और साथ में बाई प्रोडक्ट में क्या मिलता है, एसीटोन मिलता है, नेल पेंट रिमूवर मिलता है। ठीक है, चलो ठीक है, तो इस मैकेनिज्म को आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके, चलो ठीक है, अब अपन आते हैं नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रिपरेशन तो अपना हो चुका। अब अपन आते हैं रिएक्शन, जनरल रिएक्शन पे। जनरल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। फिनॉल के जनरल रिएक्शन से बात करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए देखो फिनॉल के जो जनरल रिएक्शंस हैं, एक चीज आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको ध्यान रखनी होगी, फिनॉल के जो जनरल रिएक्शंस हैं उसमें वो दो तरीके के मेन रिएक्शंस दिखाता है। दो तरीके के मेन रिएक्शंस दिखाता है, टाइप ऑफ रिएक्शन जो है वो दो तरीके के दिखाता है। ये मेन जो है दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको बोलते हैं ESR, एंड द सेकेंड वन इज एसिड बेस रिएक्शन। तो ये एसिड की वजह से रिएक्शन दिखाता है। ठीक है, तो ESR दिखाता है, वो मेन है, दैट इज मेन रिएक्शन इस फिनॉल का। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, अब देखो ESR के अंदर में ही आपको दो तीन तरह के रिएक्शंस पढ़ने हैं। ठीक है, जिन लोगों ने पहले ESR पढ़ा होगा उनको बिल्कुल ही आसान लगेगा, क्योंकि ये चीज आपको पहले हाइड्रोकार्बन में पढ़ाई जाती थी। ठीक है, लेकिन अब अपन इसको वापस से फिर से पढ़ेंगे। सलोनी बेटा मैं रिप्लाई कर रहा हूँ बट आप सुन नहीं रहे हो, आप सुन ही नहीं पा रहे हो, तो मैं कैसे रिप्लाई करूँ यार। सॉरी सलोनी, साक्षी, माय बैड। क्या बोलो, जस्ट अ मिनट। अरे मैंने रिज्वाइन करने के लिए बोल दिया यार, बट फिर भी उस नहीं हो पा रहा है। रिज्वाइन करने के लिए बोला है बेटा, बट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, चलो ठीक है, ओके। तो इसका जो मेन रिएक्शन है वो दो रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, क्या लिख दिया मैंने, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पहला है, और इसका जो दूसरा मेन रिएक्शन है वो है आपके पास, दूसरा रिएक्शन है आपके पास एसिड वाला रिएक्शन, कि एसिड जैसा बिहेव करता है। ESR के अंदर में आपको दो तीन कैटेगरी है। ESR के आगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिखा है मान्या। यार ये मैंने कुछ ज्यादा ही उर्दू फारसी में लिख दिया, रुको मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, जस्ट अ मिनट। चलो इसका हेल्प ले लेते हैं ना, ये बहुत काम की चीज है। जस्ट मिनट रुक जाओ, बहुत समस्या है। हाँ चलो ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, एंड द सेकंड वन इज एसिड बेस रिएक्शन। ये दो मेन तरह के रिएक्शंस ये दिखाता है। ठीक है, अब अपन बात करते हैं फटाफट कि भैया अपने पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के अंदर में जब आप NCERT देखिएगा तो वहां पे आपको रिएक्शन देखेगा ऐसे, नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, इस तरह से रिएक्शंस आपको लिखे हुए मिलेंगे। मैं इसको जनरलाइज करके आपको समझाता हूँ, फिर आप आसानी से कर पाइएगा इसको। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है, मैं इसको आपको थोड़ा सा मैकेनिज्म समझा देता हूँ। इलेक्ट्रोफिलिक, किसकी आवाज आ रही है, पहले ये समझ लो कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता क्या है। ठीक है, मैकेनिज्म ऑफ ESR। ठीक है, चलो देखो ये NCERT में नहीं दिया हुआ, मैं आपको पहले से ऐड करके बता रहा हूँ बेटा, ये NCERT में नहीं दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन अपने को जानना जरूरी है। ओके चलो, होता क्या है कि जैसे ये कोई भी मैंने ये ले लिया बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग मैंने ऊपर में लगा दिया OH, फिनॉल बना दिया। ठीक है,
अपने को पता है कि ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन का जो लोन पेयर है इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में जाता है, ठीक है। तो चूंकि रेजोनेंस में जाएगा तो ये लोन पेयर अंदर आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ चली जाएगी। तो हम इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फटाफट बताते हैं कैसा। तो ये जैसे ही लोन पेयर अंदर आएगा ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसा बनेगा, यहाँ पे माइनस, ये डबल बॉन्ड, ये OH, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे अब देखो, यहाँ पे सेम आगे कहानी, ये माइनस और ये डबल बॉन्ड अपने पास कंजुगेशन में है, तो ये दोनों भी क्या करेंगे, ये माइनस अंदर आएगा और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होकर यहाँ चला जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप अपने पास कैसा होने वाला है, नेक्स्ट स्टेप कुछ ऐसा हो जाएगा, डबल बॉन्ड यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ, माइनस यहाँ। जो लोग भैया रेजोनेंस से भागते हैं, इंस्टीट्यूट नहीं, ये जो पढ़ते हैं उससे, जो लोग रेजोनेंस से भागते हैं भैया उनके लिए देखो अब दिख रहा होगा कि सर ये कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो, थैंक यू सलोनी, ठीक है। ये आपके पास ऊपर चला गया, अब इस माइनस को अंदर लेके आओ फटाफट। ये माइनस आपके पास अंदर आ जाएगा, ये अंदर, और ये यहाँ चला गया, ठीक है। तो अपने पास कहानी कैसी बन गई, अपने पास कहानी कुछ इस तरीके की बन गई, ये यहाँ, ठीक है, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे अपने पास OH पे पॉजिटिव, ठीक है। और ये फाइनली माइनस क्या हो जाएगा, ये फाइनली माइनस जैसे अंदर जाएगा, ये फाइनली माइनस जैसे अंदर जाएगा, ये वाला बॉन्ड चला जाएगा ऊपर। तो फाइनल आपके पास कौन सा वाला बन जाएगा स्ट्रक्चर, जो एकदम स्टार्ट में बना है, ये वाला स्ट्रक्चर आपका फाइनली बन जाएगा यहाँ के बाद, ठीक है। तो इसके बाद का जो नेक्स्ट स्टेप होगा, वो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या हो जाएगा, सेम यही वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा, ठीक है। चलो, जो लोग रेजोनेंस से भागे हैं उन लोगों को फील हो रहा होगा कि सर जीवन में समस्या यहाँ भी आ गई है, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इस फेनॉल के, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है, निगेटिव कहाँ कहाँ आ रहा है, तो एक इस पोजीशन पे आ रहा है, एक इस पोजीशन पे आ रहा है और एक इस पोजीशन पे आ रहा है। मतलब अगर मैं बात करूं तो निगेटिव अपने पास कहाँ आ रहा है, तो भैया निगेटिव एक इस जगह आ रहा है, एक इस जगह आ रहा है और एक इस जगह आ रहा है, ये 3 जगह निगेटिव आ रहा है। तो मैं एक अलग से स्ट्रक्चर बनाता हूं और मैं बात करता हूं कि निगेटिव अपने पास कहाँ कहाँ आ रहा है। बिल्कुल संजना बेटा, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे आ रहा है, सही है। अब जिन लोगों ने जीओसी पढ़ा होगा उनको थोड़ा थोड़ा यहाँ से कुछ कुछ याद भी आ रहा होगा कि यार जीओसी में तो हम बहुत कुछ ऐसा देखे थे, ऑर्थो पैरा पोजीशन वाली कहानी, कि भैया जीओसी जब पढ़ते थे तो अपने को याद आता है कि निगेटिव जो है ये यहाँ यहाँ घुमा करता था और यहाँ सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा पे मास्टर जी ने कभी बताया था हमको। तो यहाँ निगेटिव आ रहा है, यहाँ निगेटिव आ रहा है और यहाँ निगेटिव आ रहा है, इन्हीं तीनों पोजिशन पे आ रहा है, ठीक है। तो हम इन तीनों पोजिशन का पहले नाम जान लो क्या है। ये जो जस्ट अगल बगल वाले पोजीशन है इसको अपन बोलते हैं ऑर्थो पोजीशन, ठीक है। ये जो जस्ट अगल बगल वाले हैं, जो जस्ट अपोजिट वाला है इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन। अगल बगल वाले पोजीशन को क्या बोलते हैं, ऑर्थो, ठीक है। और जो नीचे वाला है इसको बोलते हैं पैरा पोजीशन, ठीक है। तो अब होता क्या है, होता ऐसा है कि जैसे ही आपने फिनॉल लिया है, जैसे आपने फिनॉल लिया या कोई भी बेंजीन रिंग लो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिनॉल के लिए, मैं बता रहा हूँ फिनॉल के लिए, बट होता किसी भी बेंजीन रिंग के लिए, ठीक है। तो जैसे ही आपने कोई भी बेंजीन रिंग लिया है, इसमें क्या होने वाला है, जैसे आपने इस बेंजीन रिंग में कोई इलेक्ट्रोफाइल डाला, इलेक्ट्रोफाइल Eg+, इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है जिसको इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो। तो जैसे ही किसी इलेक्ट्रोफाइल को आपने इसमें डाला है, ये जो निगेटिव चार्ज, ये जो निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ये जो निगेटिव का कॉन्सेंट्रेशन है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या करता है, इसके ऊपर अटैक कर देता है, ठीक है। ध्यान देना, ये इसके ऊपर अटैक कर देता है, इसके ऊपर अटैक करके एक ट्रांजिशन स्टेट बनाता है, अपने को उससे बहुत लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इसके ऊपर अटैक कर देता है और जैसे इसके ऊपर अटैक करता है एक ट्रांजिशन स्टेट बनता है और उस ट्रांजिशन स्टेट के बाद की कहानी हो जाती है कि वहां से हाइड्रोजन बाहर हो जाता है। तो मैं वो सीधे थोड़ा सा उसका टच कराते हुए मैं आपको आगे लेके जाता हूँ, ठीक है। तो जैसे ही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करता है तो यहाँ पे चूंकि आपके पास, यहाँ पे मैं बीच में पॉजिटिव लिख दे रहा हूँ, ध्यान देना, इसको अलग कलर से लिख दूंगा, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल लग गया और यहाँ पे पहले से एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। ध्यान देना, एक इलेक्ट्रोफाइल लग गया और वहां पहले से एक हाइड्रोजन भी है, ठीक है। और इस पूरे पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल जो था उसने यहाँ पे अटैक किया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा कि यहाँ से भैया हाइड्रोजन बाहर हो जाएगा। तो जैसे यहाँ से हाइड्रोजन बाहर होगा तो आपके पास जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। ये ऐसे, ये ऐसे, यहाँ पे लगा हुआ इलेक्ट्रोफाइल, यहाँ पे लगा हुआ
OH, ठीक है। तो आपको इस चीज को ध्यान देना होगा कि भैया यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल कैसे लगा, कहाँ लगा, ठीक है। चलो, तो ये आपको कहाँ लग गया, ऑर्थो पोजीशन पे लग गया। सेम कहानी यहाँ से, सेम कहानी यहाँ से पैरा पोजीशन के लिए भी हो जाती है। सेम कहानी यहीं पे, या ये वाला पोजीशन यहाँ अटैक किया तो आपके पास ऑर्थो पे लग गया। अगर यही इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पैरा पे लगना होता तो आपके पास जो प्रोडक्ट मिलता है वो पैरा पे लगा हुआ मिल जाता। तो आपके पास ये बनता है और साथ में एक पैरा प्रोडक्ट भी बनता है, तो दोनों ही साथ साथ बनते हैं। मैं दोनों ही साथ साथ आपको बना के दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो एक बार आपको ये बन सकता है ऑर्थो प्रोडक्ट, और दूसरी बार आपको क्या बनने वाला है, एक पैरा प्रोडक्ट बनने वाला है। यहां पे लगा हुआ है इलेक्ट्रोफाइल। तो ये आपके पास मैकेनिज्म हो गया इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का। क्यों इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं बेटा क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल जब आया यहाँ पे लगा तो इसने हाइड्रोजन को यहाँ से निकाल के बाहर फेंक दिया है। तो यहाँ से E+ लगता है और यहाँ से H+ बाहर हो जाता है। इसलिए एक इलेक्ट्रोफाइल ने दूसरे इलेक्ट्रोफाइल को हटाया है, इसलिए हम बोलते हैं कि ये रिएक्शन कौन सी है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है। नॉर्मली याद रखना, नॉर्मली दीज आर पैरा वाले जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं, नॉर्मली मोर स्टेबल होते हैं। नॉर्मली मैं 10 बार बोल रहा हूँ, ठीक है। एक्सेप्शंस एग्जिस्ट करते हैं स्टेबिलिटी के लिए, ठीक है, बट हाँ नॉर्मली जो होता है वो कौन सा एग्जिस्ट करता है, पैरा वाला ज्यादा एग्जिस्ट करता है। चलेगा। मुझे फटाफट इस मैकेनिज्म में किसी को समस्या तो हैंड रेज करो, क्योंकि ऐसा जिसको मैकेनिज्म जादू हो गया, सर पता नहीं क्या है, दूसरे प्लैनेट का कॉन्सेप्ट बता दिया, हम तो आज तक देखे नहीं है, तो हैंड रेज करो। और कोई ऐसा है जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया तो भी हैंड रेज करो। प्रगति बोल रही है क्लियर है, तो एक लिए बोला क्लियर है, और सारी जनता तो हाथ खड़ी कर चुकी है, सर हमको तो पता ही नहीं है, समझ में आया नहीं आया। सलोनी बोलिए सर लास्ट स्टेप फिर से बता दो, ठीक है। लास्ट स्टेप सलोनी बेटा ऐसा है कि ये जो है, ये देखो इसको ध्यान दीजिए, यहां से ये जो हाइड्रोजन है ये अपना H+ बन के यहाँ से बाहर हो गया, अपना माइनस यहाँ छोड़ के चला गया, माइनस जैसे छोड़ा तो ये माइनस+ न्यूट्रलाइज हो गया, खेल खत्म हो गया। हाँ, दूसरा को ये बोल सकता है सर आपने ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ लगाया ऐसे कैसे लग गया, तो बेटा ये वाला जो प्रोसेस है ना, ये वाला प्रोसेस मैंने इसके थ्रू बना दिया है ऑर्थो पोजीशन पे, बट ये पैरा पे भी जाएगा, तो ये E+ यहीं पे पैरा पे लगता तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिलता। ये प्रोडक्ट बिल्कुल अलग तरीके से मिलेगा, यहीं से ये दोनों मैकेनिज्म इसके थ्रू नहीं आएंगे। ये जो E है यहाँ लगा होगा और आपके ये प्रोडक्ट मिल जाएगा। तो बेसिकली यहीं से ये दो पार्ट में हो गया, या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा। चलेगा। कोई ऐसा जिसको समझ में नहीं आया अभी भी? चलो, तो इसके साथ मैं कुछ ज्ञान की बातें बोल रहा हूं, लिखवा नहीं रहा, ध्यान रखना, क्योंकि ये सर मैंने समझाया आपको, तो मैं बोल रहा हूं उस चीज को ध्यान रखना। अगर आपके पास ये ऊपर लगा हुआ ग्रुप, ठीक है, जिन लोगों ने ये सर पढ़ा है, जिन लोगों ने हाइड्रोकार्बन पढ़ा उनको याद आ जाएगा, एज अ रिवीजन बोल रहा हूं। अगर ये ऊपर लगा हुआ ग्रुप +M ग्रुप होता है तो सब्स्टिट्यूशन ऑर्थो पैरा पे होती है, ठीक है। ठीक है, ये बिल्कुल ही अलग चीज है, बिल्कुल ही कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से ही बता रहा हूं, बिल्कुल कंपटीशन के लिए है, आपका बोर्ड से तो इसका दूर दूर तक कुलियां जानी है, ठीक है। अगर आपके पास G ग्रुप जो है, जो ऊपर में लगता है, ठीक है, इस एग्जांपल के लिए आपके पास जो पिछले वाले में OH था, तो अगर ये G ग्रुप जो है ये +M खानदान से बिलोंग करता है, मेसोमेरिक में +M से बिलोंग करता है, तो ये सब्स्टिट्यूशन देता है ऑर्थो या पैरा पे। लेकिन अगर यही G ग्रुप अगर बिलोंग करता है -M के खानदान से, -M के खानदान से अगर ये बिलोंग करेगा, ये -M के खानदान से बिलोंग करेगा, तो आपके पास सब्स्टिट्यूशन जो होगा वो क्या दे देगा, मेटा दे देगा। एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ एक दो कि कौन से +M कौन से -M होते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता देता हूँ आपको, OH +M होता है, NH2 +M होता है, OCH3 +M होता है। ये लाइन लगा लेना, ठीक है, रुक जा एक मिनट, थोड़ा कायदे से लिख दूं मैं, मतलब फारसी लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। OH, NH2, OCH3 और बहुत सारे, ठीक है, एक दो नहीं है, बहुत सारे, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल मैं बता देता हूं। एल्डिहाइड, कीटोन, एसिड डेरिवेटिव कोई भी, हादिया बोल रही याद है, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड, गुड। एसिड डेरिवेटिव कोई भी, OCH3, ईस्टर ले लिया, एसिड हैलाइड ले लो, कोई भी ले लो, अमाइड ले लो, ठीक है, NO2 ले लिया,
NO2 उसने एग्जाम्पल दिया तो NO2 ले लिया, ठीक है। तो अगर ये सारे रहे, ये सारे अगर रह गए, ये -m वाले रहेंगे, तो आपके पास कौन सा सब्स्टिट्यूशन होगा? मेटा होगा, ठीक है। और अगर आपके पास +m वाले रहेंगे तो आपके पास कौन सा हो जाएगा? ऑर्थो पैरा होगा, ठीक है। तो आप ये चीज ध्यान रखिएगा, +m में ऑर्थो पैरा और -m में आपके पास ये सारी कहानी होगी, तो क्या हो जाएगा? मेटा होगा। और अगर दोनों रहे तो क्या होगा? तो सर दोनों रहेंगे ना, तो हमको ये देखना है डिसीजन की +m के अकॉर्डिंग डिसीजन जाएगा। दोनों रहेंगे तो डिसीजन हमेशा +m के अकॉर्डिंग जाता है, -m वाले को। अगर दोनों कॉन्ट्रेडिक्ट कर रहे हैं, एक एग्जांपल बता देता हूँ, भावना में मैं बह गया हूँ थोड़ा, तो थोड़ा भावना में बह के मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है। दिल से मत लगाना यार कोई इसको कि सर आप तो क्या ही कहाँ से कहाँ चलेगा, ठीक है। देखो अब इसके लिए देखो क्या होगा, कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा? तो ये है +m और ये है -m, तो सब्स्टिट्यूशन क्या होगा? इसके लिए ऑर्थो पैरा, तो इसके लिए ऑर्थो पैरा कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा ऑर्थो और ये हो जाएगा पैरा। इसका ऑर्थो इधर वाला तो ब्लॉक्ड है, चलो NH2 के अकॉर्डिंग ऑर्थो पैरा, इसके अकॉर्डिंग मेटा, तो इसके अकॉर्डिंग मेटा भी यही होगा, ध्यान देना, इसके अकॉर्डिंग मेटा भी यही होगा और मेटा भी यही होगा इसके अकॉर्डिंग। तो अपने को इस केस में तो सोचना ही नहीं है, सब्स्टिट्यूशन आंख बंद करो और इन दोनों पोजीशन पे करा दो, ठीक है। लेकिन अगर यही कहानी थोड़ी सी बदल जाती, भैया देखो दिल से मत लगाना यार, मैंने ऐसे बता दे रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा सा आपको याद दिला दे रहा हूँ, बचपन में जब आप पढ़ा करते थे, ठीक है, बचपन मीन्स क्लास 12 क्लास 11 में पढ़ते थे, NH2 और यहां लगा दिया अगर आपको COH, दिस इज -m, सेम वही ग्रुप ले लिया मैंने, -m, ये -m है और ये +m है ऊपर वाला, ठीक है, ये +m है। तो बोला भैया कहाँ होगा? तो इसके अकॉर्डिंग तो सर अपने को कोई सोचना ही नहीं है, ऊपर NH2 के अकॉर्डिंग तो अपन मार ले, यहाँ पे और यहाँ पे। लेकिन इसके अकॉर्डिंग बात करें तो लोग बोलेंगे कि सर यहाँ पे होना चाहिए, क्योंकि इसका मेटा पोजीशन तो यही है, इसके लिए क्या ये ऑर्थ हो जाएगा, ये मेटा हो जाएगा, और इसके लिए इधर का मेटा तो ब्लॉक्ड है। तो बोलोगे क्या कि अब कहाँ सब्स्टिट्यूशन होगा? तो सर इस केस में सब्स्टिट्यूशन वहां होगा जो +m चाहेगा, प्लस वाले अच्छे लोग होते हैं ना, तो वो जो चाहेगा उसके अकॉर्डिंग होगा। मतलब ये सब्स्टिट्यूशन या तो यहाँ या तो यहाँ या तो यहाँ। अब यहाँ भी बीच में नहीं होगा, यहाँ पे भी आप बीच में नहीं करा पाओगे, क्यों? क्योंकि ये दोनों के बीच में आ गया, तो ये ब्लॉक्ड हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस से तबाह हो जाएगा, तो यहाँ पे भी सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। तो ले देखा आपके पास दो ऑप्शन बचा, या तो यहाँ या तो यहाँ। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन और यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में भी आपको देखना पड़ेगा समस्या क्या है। समस्या ये है कि जहाँ स्टेबल बन पाए, तो वो बात की बात है, वो डिफरेंट थिंग है, ठीक है। तो ले देखा आपके पास दो ऑप्शन बचा, या तो यहाँ या तो यहाँ, चलेगा। और अगर मान लो 2+m है, ठीक है, मैं भावना में थोड़ा ज्यादा बह रहा हूँ, थोड़ा सा बस, ठीक है, लास्ट, अब इसके बाद नहीं करूंगा। अगर 2+m आपको दिख गया तो क्या करेंगे? मान लो ये +m है, NH2 है, और ये +m अपने पास OH है। बोला बॉब बताओ बेटा कहाँ कराओगे? अब इसमें बोला कि कहाँ कराइएगा, तो इसके अकॉर्डिंग तो क्या आना चाहिए? सॉरी, इसके अकॉर्डिंग तो सेम ही हो जाएगा। रुको मैं चेंज कर रहा हूँ, हाँ मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, इसमें यहाँ OH लगा हुआ है। अब बोला बताओ कहाँ कराओगे? तो देखो OH के अकॉर्डिंग, ये येलो वाला सर, ऑर्थो पैरा में स्टेबिलिटी कैसे पता करेंगे वो भी बता दीजिए, ठीक है। ऑर्थो पैरा में स्टेबिलिटी में बता दूंगा, ठीक है। ये आपका नहीं है, 12th का सिलेबस में नहीं है भाई, ठीक है, मैं भावना में बह के थोड़ा बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलो तो कहाँ गया, कहाँ, हाँ। तो इस OH के अकॉर्डिंग अपने को कहाँ सब्स्टिट्यूशन नहीं चाहिए, तो इसका ऑर्थो पैरा +m है, तो या तो यहाँ हो जाए या तो यहाँ हो जाए, ये तो ब्लॉक्ड ही पोजीशन है, तो सोचना ही नहीं है। और इस NH2 के अकॉर्डिंग कहाँ होना चाहिए सर? तो ये जो NH2 है, इस NH2 के अकॉर्डिंग कुछ होना चाहिए, या तो यहाँ पे और या तो यहाँ पे। तो अब अपने को देखना पड़ेगा कि यार ये तो सारे पोजीशन पे ही दिख रहा है सब्स्टिट्यूशन हो सकता है, तो अब दोनों में चेक करो कि स्ट्रॉन्ग +m कौन है। तो अपने को पता है टेबल के अकॉर्डिंग, जब टेबल जो लोग पढ़े थे याद करो उस समय, कि टेबल के अकॉर्डिंग ये स्ट्रॉन्ग +m होता है। डोनेट आसानी से कर सकता है नाइट्रोजन, जिसको नहीं याद है ऐसे भी समझाता हूँ, नाइट्रोजन का डोनेशन आसानी से होता है इलेक्ट्रॉन इन कंपेरिजन टू ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। थोड़ा तेज बोल गया, पर ध्यान रखना, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसलिए आसानी से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। तो ये +m ज्यादा बड़ा है, तो ये स्ट्रॉन्ग +m है, ये छोटू सा +m है, ठीक है। तो डिसीजन इसके अकॉर्डिंग जाएगा, मतलब अपने पास क्या क्या पोजीशन बना? तो सर अपने पास दो पोजीशन बना, या तो यहाँ करा दो या तो यहाँ करा दो। अब इन दोनों पोजीशन में कहाँ होगा वो डिपेंड करता है कि जैसा केस आपके पास रहेगा। बड़ा ग्रुप रहेगा तो नीचे कराना, छोटा होगा तो यहाँ कराना, ठीक है।
रहा बात की मेटा सॉरी ऑर्थो और पैरा में, तो बेटा ऑर्थो वाले स्टेबल कम होते हैं पैरा वाले से। रीजन सिंपल है कि भैया पैरा में जो आपको प्रोडक्ट मिलेगा वो सिमेट्रिकल मिलता है, पैरा में सिमेट्रिकल मिलता है तो डाइपोल मोमेंट थोड़ा कम होता है, ऑर्थो में थोड़ा अनसिमेट्रिकल मिलता है तो डाइपोल मोमेंट ज्यादा होता है। तो हाँ बिल्कुल सलोनी, ये कॉम्पिटेटिव पॉइंट ऑफ व्यू तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अटमोस्ट इंपॉर्टेंट में से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर आप बात कीजिएगा कि प्लस एम, इसीलिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो अगर बात करना, क्या बोला था, हाँ अगर बात कर रहा हूं मैं प्लस एम के अकॉर्डिंग, तो अब प्लस एम के अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट पता चल गया। और रहा बात की ऑर्थो या पैरा, तो आपके पास पैरा की स्टेबिलिटी ज्यादा है क्योंकि वहां सिमेट्रिक बनेगा, एकदम ऊपर नीचे लगे हैं, लेकिन ऑर्थो में अनसिमेट्रिक बनता है, इसलिए हम बोलते हैं कि भैया अनसिमेट्रिकल वाले की चूंकि स्टेबिलिटी कम होती है इसलिए उसका प्रोडक्ट कम बनेगा और इसका ज्यादा बनेगा। लेकिन फिर भी वो डिपेंड ऑन द केस है, कभी कभी हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण रायता फैल जाता है, तो हाइड्रोजन बॉन्ड अगर रायता फैलाया तो बात अलग है, अदरवाइज कहानी कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी ये जो 2 पेज पढ़ा है बेटा, ये आपका 12 से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। चलो, तो मैंने आपको ये पूरा मैकेनिज्म समझा दिया, मैकेनिज्म क्या है। अब अपन बात करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में आपको कौन कौन से रिएक्शंस पढ़ने हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ठीक है। तो एक एक करके मैं बताते जाता हूं। फर्स्ट रिएक्शन इज नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन रिएक्शन कैसे होता है भैया नाइट्रेशन रिएक्शन? तो देखो नाइट्रेशन रिएक्शन होने की कहानी क्या है। ये ले लिया आपके पास फिनॉल, इसमें डाल दिया है HNO3। अब याद रखना कि ये HNO3 फिलहाल जो लिया है मैंने वो डाइल्यूट लिया, तो मैं यहाँ लिख ही दे रहा हूं डाइल्यूट, ठीक है। और साथ में ले लिया है H2SO4। अब H2SO4 की खासियत मैंने आपको बताई थी कि भैया H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, पानी निकालने में वो बड़ा फेमस है, ठीक है। तो इस HNO3 में से क्या करता है ना कि OH को बाहर निकाल देता है और यहां से ये जो HNO3 है ये एक इलेक्ट्रोफाइल देता है, और ये एक इलेक्ट्रोफाइल देता है, वो इलेक्ट्रोफाइल होता है NO2+। ये भी कैसे देता है मैं अभी फटाफट आपको समझा दूंगा शॉर्टकट में, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल देता है, दैट इज NO2+। अब पिछला वाला कहानी ये देखो, कहानी देखो, इलेक्ट्रोफाइल आएगा और कहाँ लगेगा, या तो ऑर्थो पे लगेगा या तो पैरा पे लगेगा, तो खटाखट ऑर्थो और पैरा पे लगा और फटाफट प्रोडक्ट बना लो, क्या बनेगा। तो यहाँ पे जैसे ही आएगा तो अपने पास जो प्रोडक्ट दिखने को मिलेगा, अपने को प्रोडक्ट क्या देखने को मिल रहा है सर? तो अपने को यहाँ प्रोडक्ट देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरीके का, ये बना फिनॉल, ये बना फिनॉल, ये बना फिनॉल, और दोनों में एक बार ऑर्थो पे और एक बार पैरा पे लगा लो फटाफट NO2। तो हमने क्या किया, एक बार यहाँ पे लगा लिया, एक बार यहाँ पे लगा लिया NO2, और एक बार यहाँ पे लगा लिया NO2। मैकेनिज्म मैंने आपको पूरी समझा दी है कि इलेक्ट्रोफाइल है कैसे अटैक करेगा और क्या बनेगा, ठीक है। कोई ये जानना चाहता है कि सर NO2 यहाँ कैसे निकला HNO3 से, तो मैं थोड़ा सा उसको बताता हूँ कि NO2 HNO3 से कैसे निकला, ठीक है। देखो होता कैसे है, बहुत जगह इस H2SO4 की जगह H2O भी लिख देता है, बहुत बार इस H2SO4 की जगह H2O भी लिखेगा, दुखी मत होना, तभी भी रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। देखो होता कैसे है, HNO3 कुछ इस तरह की चीज है, कहाँ जगह है, साइड में जगह है, साइड में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ये है HNO3, और जैसे ही इसमें H2SO4 डालाते हैं, H2SO4 कहाँ कैसा है, ऐसे है। तो होता क्या है कि भैया ये जो H+ है ना, ये बड़ी 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 ये खुराफाती था, ये पहले भी देखे थे, ये पानी निकालने में फेमस था। तो ये ऑक्सीजन गया, इस पे अटैक किया, इस पे अटैक किया, इस पे जैसे अटैक किया तो ये H2O+ बना, H2O+ बन के यहाँ से बाहर हो गया, ये HSO4+, ये HSO4- बन के बाहर हुआ, ये H2O बन के बाहर हुआ, और यहाँ पे क्या बच गया, तो सर यहाँ पे बच गया NO2+। तो यहाँ से अपने को बेसिकली मिल के जाता है, अपने को यहाँ से मिल जाता है NO2+, H2O यहाँ से बाहर, और यहाँ से HSO4- तो है ही है, तो HSO4- बाहर, ठीक है। तो ये आपके पास तरीका है जहां से आपको पास दिखता है कि NO2 इलेक्ट्रोफाइल कैसे बनता है। ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल बना, ये NO2 इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक किया और अपना काम बन गया। मुझे फटाफट बता दो किसको किसको खोपड़िया में नहीं गया ये रिएक्शन, जल्दी जल्दी बताओ किसको किसको ये रिएक्शन नहीं गया कि NO2 कैसे बना, कैसे NO2 बना और कैसे ये प्रोडक्ट बना, जल्दी बताओ। ऋषिकेश बोला सर रिपीट कर दो, ठीक है। नीचे वाला तो क्लियर है, ऊपर वाले बात करते देखो, ये H+ आया, इस O पे अटैक किया, उधर से बना लेते, H+ आया, O पे अटैक किया,
वाटर बना, H2O बना, H2O बन के यहाँ से बाहर हो गया, ठीक है। नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव, ठीक है। इस नाइट्रोजन पे आ गया पॉजिटिव, तो ये बना क्या, NO2, और उस पे आ गया एक पॉजिटिव, तो क्या रह गया, NO2 प्लस रह गया। तो वही NO2 प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया। H प्लस OH पे आया था तो H2O बना था, तो यहाँ H2O बाहर हो गया। और चूंकि ये HSO4 में से H प्लस बाहर निकला था, तो बच क्या गया था, HSO4 माइनस, तो ये HSO4 माइनस हो गया। चलेगा। तो अपने को कुछ नहीं करना, अपने को देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल, इस रिएक्शन को छोड़ दो, NO2 कैसे बना, अपने को देखना है कि इलेक्ट्रोफाइल कौन है। इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस, लाओ ऑर्थो पैरा पे चिपका दो, खेल खत्म। NO2 क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, NO2 प्लस को लाओ और ऑर्थो पैरा पे चिपका दो, आपका काम बन गया, ठीक है। चलेगा। कोई ऐसा जिसको यहां तक समस्या है, जल्दी बताओ। समस्या नहीं है, डन है। चलिए ठीक है, तो अब अपन बात करते हैं इन दोनों स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा बहुत, ठीक है। ये जो दो स्ट्रक्चर्स बने अपने पास, ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल के और पैरानाइट्रोफेनॉल के, इस भैया को बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। रुक जाओ एक मिनट, जस्ट अ मिनट। अब देखो यहाँ खुराफात क्या है, यहां पे आपके पास एक चीज एग्जिस्ट करती है, ठीक है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहां पे एक चीज एग्जिस्ट करती है, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये है आपके पास H बॉन्डिंग। और ये कौन सा H बॉन्डिंग है, ये इंट्रा वाला है, मॉलिक्यूल के बीच में होगा, मॉलिक्यूल के अंदर में है, तो ये कौन सा हो गया, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये भाई साहब कैसे दिखाएंगे, ये भाई साहब दिखाते हैं इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कैसे, ये दूसरे वाले भाई साहब, इसका नाम है ऑर्थो नाइट्रोफेनॉल, क्योंकि ऑर्थो पे लगा हुआ है नाइट्रोजन, ठीक है, NO2 लगा हुआ है। इसको बोलते हैं पैरानाइट्रोफेनॉल, ठीक है। ये है पैरानाइट्रोफेनॉल, ठीक है। अब देखो एक चीज क्या है ना, कि यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, लेकिन वो क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर होगा। क्यों इंटरमॉलिक्यूलर होगा भैया, तो देखो मैं यहाँ पे आपको बना के दिखा दे रहा हूँ इंटरमॉलिक्यूलर क्यों है। यहाँ पे लगा दो NO2, इसको मैं ऐसे बना दे रहा हूँ, यहाँ पे लगा हुआ है O और इससे लगा हुआ ये H है, और इस O और इस H के बीच में अपने को दिख रहा है कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। ये कौन सा हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सर ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड एग्जिस्ट कर रहा है भैया, ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये कौन सा है, तो ये H बॉन्ड तो है, लेकिन कौन सा है, ये इंटरमॉलिक्यूलर। ये इंटरमॉलिक्यूलर है, लेकिन ये कौन सा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब इंट्रामॉलिक्यूलर चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो अपने को एक चीज पता होती है कि इंट्रामॉलिक्यूलर के कारण अपने पास, ध्यान देना, अपने पास पहली चीज कि इसकी बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ नहीं पैक है, एक ही हाथ में पैक है। मैं दूसरे को नहीं पकड़ा हूं, मैं खुद को पकड़ा हूं, तो मॉलिक्यूलर जब खुद में वो पैकिंग होगी तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इस वजह से हम बोलते हैं कि भैया बॉइलिंग पॉइंट जो है, बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इस वाले की ज्यादा होती है, ठीक है, पैरानाइट्रोफिनॉल की ज्यादा होती है और ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल की कम होती है। दूसरी चीज, एसिडिक स्ट्रेंथ भी इसकी ज्यादा होती है। क्यों, इसलिए देखो ध्यान दे, एसिडिक स्ट्रेंथ होना बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही जरूरी है, बहुत कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ इसलिए ज्यादा होता है क्योंकि इसका तो H प्लस जो है, देखो इसका H प्लस जो है वो आसानी से फिर भी छोड़ के जा सकता है, क्योंकि इसी कंपाउंड का नहीं है। मान लो इसने नहीं बनाया हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये यहाँ से फिर भी निकलने के लिए कैपेबल है। लेकिन इसका तो H प्लस सारे ही हाइड्रोजन पैक्ड हैं इसके, मतलब जो हाइड्रोजन यहाँ से एसिडिटी दिखाने वाला था, जो OH से लगा हुआ था, ये आसानी से यहाँ से बाहर ये आसानी से बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन ये हाइड्रोजन आसानी से बाहर निकल पाएगा क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना रहा है। इस वजह से हम बोलते हैं कि एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ पैरानाइट्रोफिनॉल भी ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। नहीं रीजन याद रहे तो सीधे याद रखो, ठीक है, रीजन पे बहुत ज्यादा डिस्कशन अपने को नहीं करना, अपने को सीधा याद रखना कि पैरानाइट्रोफिनॉल इज मोर
एसिडिक देन ऑर्थोनाइट्रोफेनॉल। कुछ पुराने लॉजिक अपने को बोलते हैं कि ये वाला ज्यादा होना चाहिए था, ऑर्थोनाइट्रो ज्यादा होना चाहिए था। क्यों, वो याद दिलाता हूं जो लोग पढ़े थे। -I जितना पास एसिडिक स्ट्रेंथ उतने ज्यादा, NO2 इज -I। तो ये जितना पास था एसिडिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा होना चाहिए था, ये दूर था कम होना चाहिए था, लेकिन उल्टा हो गया यहाँ पे। -I पास होने के बावजूद भी इसका एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गया और इसका एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा हो गया। सिंपल रीजन क्या था, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। नहीं याद रहे वो एसिडिक स्ट्रेंथ को छोड़ दो, उसको ऐसे ऐसे माचिस मार दो, ठीक है। अपने को मतलब बस इतना सा है कि पैरा नाइट्रोफिनॉल का ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है। सबसे बेकार एसिडिक कौन होता है, मेटा नाइट्रोफिनॉल। आप यहाँ ध्यान दे सकते हैं कि इन दोनों में ये ज्यादा, और इन दोनों से ही सबसे कम जो होता है लोएस्ट एसिडिक, इन दोनों से ही कम होता है लोएस्ट एसिडिक जो होता है, वो यहीं पे मैं लिख दे रहा हूं, इसको याद रखना। लोएस्ट एसिडिक जो होता है वो होता है मेटा नाइट्रोफिनॉल। तो एसिडिक ऑर्डर आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो। सबसे पहले पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा। पैरा, ऑर्थो, मेटा इन केस ऑफ और नाइट्रोफिनॉल्स, ठीक है। चलो सीधे ध्यान रख लेना, कोई समस्या नहीं है। मुझे फटाफट बताओ कितनों को ये खोपड़िया में अभी तक नहीं गया, जल्दी बोलो। किसको किसको खोपड़िया से ये ऊपर चला गया? चलो ठीक है, नेक्स्ट आते हैं फटाफट। क्लियर है, प्रगति बोल रही है क्लियर है, ठीक है। उसी में अगर नाइट्रेशन में ही एक दूसरा रिएक्शन है कि अगर आपके पास फेनॉल दे दिया और इसी फेनॉल में कुछ नहीं है, इसी फेनॉल में अगर आपको HNO3 कॉन्सेंट्रेटेड दे दिया, कुछ नहीं है, HNO3 दे दिया कॉन्सेंट्रेटेड, कुछ सोचना ही नहीं अपने को, कॉन्सेंट्रेटेड दे दिया, ठीक है। H2SO4 मीडियम दे या ना दे अपने को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड दे दिया तो अपने को क्या करना है, तो अपने को कुछ ऐसा करना है कि भैया ये बना लो, ये OH लगा लो, और सारे जगह जहां जहां पॉसिबल NO2 है वहां लगा लो। कहाँ का NO2 लग सकता है भैया? यहाँ लग सकता है, यहाँ लग सकता है, और यहाँ लग सकता है। तो इन सारे जगह NO2 को लगा दो, खेल खत्म हो गया। साक्षी बोलिए सर, एक बार फिर से बता दो, ठीक है। साक्षी बेटा आपको सीधे सीक्वेंस ध्यान रखना है। बॉइलिंग पॉइंट पैरा नाइट्रोफिनॉल का ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल से ज्यादा, एसिडिक ऑर्डर पैरा, फिर ऑर्थो, फिर मेटा, खेल खत्म, ठीक है। पैरा में होता है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और इसमें ऑर्थो में होता है इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो में इंट्रामोलिकुलर, पैरा में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ठीक है। चलो यहां पे ये कंपाउंड बन जाता है। इस कंपाउंड को बड़े प्यार से एक नाम रखा गया है, दैट इज पिक्रिक एसिड। इस कंपाउंड को बोलते हैं पिक्रिक एसिड। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी होगी, दिस इज अ पिक्रिक एसिड। चलेगा? मुझे फटाफट बताओ किसको किसको यहां तक में समस्या है, समझ में नहीं आया, जादू हो गया, जल्दी बोलो। डन है यहां तक? तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा, ये एसिड होता है और बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ठीक है। पिक्रिक एसिड इज वेरी गुड एसिड, मतलब समझ लो ये कंपैरिजन होता है लगभग लगभग, ये कंपेरेबल होता है एसिटिक एसिड के, लगता नहीं है बट होता है कंपेरेबल एसिटिक एसिड के, ठीक है। बहुत अच्छा खासा एसिडिक होता है। चलो ठीक है, आपको नेक्स्ट रिएक्शन है दैट इज टाइप, इसका भी है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही, बट ये स्पेसिफिक इसको बोलते हैं क्या, हैलोजिनेशन रिएक्शन। हैलोजिनेशन रिएक्शन, ठीक है। ओके इशिका बेटा, हाँ ठीक है। चलो ये बोर्ड पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ध्यान रखना इसको। हैलोजिनेशन रिएक्शन, भाई हैलोजिनेशन रिएक्शन क्या है? तो कुछ नहीं, ये भी बिल्कुल वैसा ही रिएक्शन है जैसा हम लोगों ने पढ़ा था अभी, जस्ट वैसा ही है। फिनॉल ले लिया, इसमें क्या लगाना है, हैलोजन ऐड कराना है। तो भैया यहाँ पे हम लोगों ने क्या ऐड कराना है, मान लो Br2 को ऐड कराना है, ठीक है। तो Br2 को ऐड कराना है यहाँ, फटाफट कैसे करेंगे, तो Br2 को ऐड कराया। साथ में यहाँ पे देखो क्या क्या ले सकता है, बहुत सारी चीजें ली जाती हैं, नहीं भी लेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्वेंट यहाँ नॉर्मली होता है CH2। कैटलिस्ट के तौर पे देखो यहाँ पे क्या दिया जाता है, नॉर्मली आप देखोगे कैटलिस्ट के तौर पे तो Fe ले सकता है,
FeCl3 ले सकता है, AlCl3 ले सकता है। अगर गलती से आपको फ्रीडल क्राफ्ट याद आ रहा हो तो याद कर लो फ्रीडल क्राफ्ट क्लास 11th का, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नहीं होने वाला ज्यादा चेंज, यहाँ पे फटाफट वही प्रोडक्ट अपने पास बनने वाला है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, Br+ बनता है, इनके वजह से यहाँ Br+ बनता है, और Br+ एक इलेक्ट्रोफाइल होता है। मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कौन सा इलेक्ट्रोफाइल यहाँ बनता है, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल बनता है Br+, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल होता है दैट इज Br+, और Br+ अपने को पता है कि इलेक्ट्रोफाइल है, तो आई कहानी तो बिल्कुल वैसी होने वाली है जैसे पहले थी। तो भैया यहाँ लगा दो OH और आप Br लगा दो। कहाँ कहाँ Br लगा सकते हैं भैया, तो या तो ऑर्थो पोजीशन पे लगा दीजिएगा, और या तो आपकी इच्छा है तो पैरा पोजीशन पे लगा दीजिए। तो हमने दो जगह यहाँ पे लगा दिया, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे हम लोगों ने क्या लगा दिया, Br लगा दिया। तो यहाँ लगा दिया OH, और अपने पैरा पोजीशन पे क्या लगा दिया, Br लगा दिया, चलेगा। तो ये आपके पास दो प्रोडक्ट बन गया, ठीक है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। सेम कहानी, इसमें से कोई ना भी ले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो, इसी में अगर सिर्फ ब्रोमीन वाटर बोला कि सिर्फ ब्रोमीन वाटर डाला, याद रखना ब्रोमीन वाटर डाला, सिर्फ बोला कि Br2 वाटर डाला है, तो बिल्कुल वो NO2 वाली दूसरी रिएक्शन जो कॉन्सेंट्रेटेड वाली थी ना, बिल्कुल वैसी रिपीट हो जाती है यहाँ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रोफाइल्स मिल जाते हैं और कुछ करना नहीं अपने को, सिंपल वैसे ही वाली कहानी है। यहाँ से भी अपने को इलेक्ट्रोफाइल जो मिलेगा वो Br+ ही मिलेगा, उससे ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है, Br+ ही मिलने वाला इलेक्ट्रोफाइल। लेकिन बस फर्क इतना आएगा कि बहुत सारे Br मिल जाएंगे अपने को। तो कुछ नहीं है, यहाँ पे OH को छोड़ दो और सारी जगह Br को चिपका दो। कहाँ कहाँ सारे जगह, तो भैया सारे जगह का मतलब क्या हुआ, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे। तो यहाँ पे Br, यहाँ पे Br, और यहाँ पे Br। मुझे फटाफट बताओ किसको किसको ये समझ में नहीं आया, जादू हो गया। दो रिएक्शन, ये Br की जगह पे Cl2 भी ले सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। CH2 सॉल्वेंट है, FeCl3 और AlCl3 जो है वो कैटलिस्ट है। हाँ जी, किसको किसको ये खोपड़िया में नहीं गया, जल्दी बताओ। डन है, चलेगा। और अर्जुन कुछ बोलना चाहता है, हाँ अर्जुन बोलिए बेटा। अर्जुन आप कुछ कहना चाहते हैं, बोलिए। नहीं, अर्जुन कुछ नहीं कहना चाहता, ठीक है। थोड़ा सा आपको समझा देता हूँ इसमें ये Br+ कैसे बनता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं बताता हूँ, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है, थोड़ा सा मैं बताता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन नहीं रहे कि Br+ कैसे बना है, ठीक है। देखो होता क्या है कि अपने को एक चीज पता है, एक चीज क्या पता है कि AlCl3 लुईस एसिड होता है। लुईस एसिड क्यों होता है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास एक खाली है। कुछ ज्यादा ही लाइट हो जा रहा है यार ये, ठीक है चलो। तो अपने को पता है कि भैया, अच्छा नहीं ब्लू से नहीं लिखना, याद आया मेरे को, हाँ। तो अपने को पता है कि भैया AlCl3 जो है, AlCl3 जो है ये लुईस एसिड है, क्योंकि एल्यूमिनियम के पास क्या है, एक वैकेंट p ऑर्बिटल है। तो जैसे ही यहाँ Br2 आता है, जैसे ही यहाँ Br2 आता है, ये Br अपना इलेक्ट्रॉन जाके खटाखट इस एल्यूमिनियम को डोनेट कर देता है। जैसे ही ये Br- अपना एल्यूमिनियम को डोनेट करता है, तो यहाँ पे ये क्या बन जाता है, AlCl3 Br-, ठीक है। मैं Br की जगह Cl ले लूंगा तो आपको ज्यादा सुंदर लगेगा ये, एक मिनट रुक जाओ तो आप खटाखट समझ जाओगे। Cl और Cl, ठीक है। तो ये भाई साहब जैसे Cl को डोनेट किया तो ये बन गया आपके पास, ये आप आयन फटाफट देखे भी होगे, AlCl4 पे माइनस, ठीक है। ये आयन बन गया और साथ में यहां निकल गया Cl+। ये जो Cl+ निकला है यही आपके पास क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है। यही इलेक्ट्रोफाइल है जो जाके अटैक करता है। तो वही सेम कहानी आपके पास है, सेम कहानी है। Cl+ की जगह वो क्या हो जाएगा, Br+ हो जाएगा। आयरन भी क्या होता है, आयरन में भी वैकेंट d ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो कैसे वर्क करता है, एज अ लुईस एसिड वर्क करता है। तो ध्यान रखिएगा कि इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हैलोजिनेशन रिएक्शन जो होता है उसमें कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी कैसी होती है। तो कैटलिस्ट की जो प्रॉपर्टी होती है वो प्रॉपर्टी होती है लुईस एसिड की, ठीक है। तो ये कैसे बिहेव करता है, एज अ लुईस एसिड, इस चीज को आपको ध्यान रखना होगा। दिस इज अ लुईस एसिड, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी कैसी होती है भैया, तो कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी होती है लुईस एसिड जैसी। और जो आपके पास हेलोजन होता है, X2 मॉलिक्यूल जो होता है वो कैसा बिहेव करता है, एज अ लुईस बेस, क्योंकि वो अपना इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, ठीक है। तो यहां तक में और किसी को कोई समस्या है तो फटाफट बोलो, जादू वादू हो गया है तो।
कोई ऐसा जिसको यहाँ तक जादू हो गया है? शुभांगी बोल रही है क्लियर है भैया। और लोग से पूछ रहा हूँ कि और किसी को समस्या? हादिया बोल रही है डन है। लेखिका बोल रही है सर आज के क्लास में कुछ भी जादू नहीं हुआ। ओके, संजना बोल रही है क्लियर है। इशिका बोल रही है क्लियर है। रजिया बोल रही है क्लियर है। चलो देख के मेरे को सुकून मिलता है यार, क्या चीजें समझ में आ रही हैं। ट्विंकल बोल रही है क्लियर है, डन है, ठीक है। चलो ठीक है, फिर तो आज की अपन सभा समाप्त करते हैं। अगले क्लास में फिर मिलेंगे कुछ नई चीजों के साथ, ठीक है। चलो ठीक है, तो अगले क्लास में अपन कुछ नई चीजों लाइक रायमंड टाइमंड रिएक्शंस और अदर जो आपके पास फिनॉल्स के रिएक्शन है उसके बारे में बात करेंगे। चूंकि मैंने आपको ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बता दिया तो उनके मैकेनिज्म भी आप आसानी से प्रेडिक्ट कर पाओगे। अगर नहीं बताता तो आपको रट्टा मारना पड़ता है। मैं बताऊंगा अगले क्लास में कैसे वो होता है, ठीक है। चलो ठीक है, तो आप फिर इसी के साथ आज की सभा को समाप्त करते हैं। चलो ओके ठीक है, बाय बाय बेटा। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, मैं रुका हूँ तो किसी को कुछ पूछना है क्योंकि टाइम अपने पास है अच्छा खासा, तो किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आरुषि लगता है सो गई है ना, वीडियो चलाया सो गए। आरुषि बेटा सो गए? क्या रिपीट करूं लेखिका? लेखिका क्या रिपीट करूं? अरे मैंने अभी कुछ नहीं पूछा, मैंने बस पूछा कि आरुषि सो गई है लगता है। हाँ उसका वीडियो ऑन था, फैन दिख रहा था, इसलिए मैंने बोला कि आरुषि सो गई है। चलो ठीक है, ओके ठीक है, तो सभा समाप्त करते हैं, ठीक है। अगले क्लास में ओवरडोज ना हो जाए इसलिए अपन इतना ही रखते हैं। अगली क्लास में फिर, क्योंकि अपने खाली रिएक्शंस कर रहे हैं यार, इससे बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चंस नहीं बनता है। क्वेश्चन वाले कॉन्सेप्ट जो थे वो आपके ऑलरेडी हो चुके हैं, तो इसमें बहुत ज्यादा कोई क्वेश्चन है नहीं। बट हाँ, जहाँ पे क्वेश्चन आएगा अपन वहां बात करेंगे, ठीक है। चलो ये तो बिल्कुल रट्टा मारने वाला है, इसका कुछ उपाय नहीं है। चलो ठीक है, ओके।